हाय दोस्तों, मेरा नाम वरुण है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन हम लोग स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप ना रख के हम एक फ्रेंडली बिहेवियर में या फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम स्कूल में या ट्यूशन में बैठे अपने टीचर से पढ़ रहे हैं। यार, इसको बहुत ही ज़्यादा हमें इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल सेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम बात, अभी देखो 10th के बोर्ड जो है नज़दीक आ गए हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं। मैं भी कई सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, इवन मैं और भी बड़े बच्चों को हर क्लास के स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अलग अलग फील्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ। इवन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ। मैं खुद भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देता हूँ। मैं अच्छी खासी मतलब जॉब कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ और भी कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट खैर, ये तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कुछ स्कूल्स का एसएसटी का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है और वो प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो पहला एग्ज़ाम शायद एसएसटी का ही है। तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज़ चैप्टर लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस हम कवर अप कर लें। शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो एसएसटी का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है द राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप। अब देखो इसका मतलब क्या है कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे बढ़ा। सबको पता है सबसे ज़्यादा क्रांतियाँ जो थी सबसे पहले जो है यूरोप में आई। हमने 9th में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ और सारी चीज़ें पढ़ी। अब इंडियन हिस्ट्री के बारे में कम था इसमें 9th में। 8th में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स थे महात्मा गांधी के बारे में, रेवोल्यूशंस के बारे में, रिवोल्ट ऑफ 1856 के बारे में। अब आ जाते 10th के ऊपर, तो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि देखो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, जो क्या करता था कि उसने क्या करा था, एक सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स उसने बनाई थी, विजुअल प्रिंट्स बनाए थे। अब वो उसका एक ड्रीम था। देखो आर्टिस्ट जो भी होता है वो अपने मन से, अपने कल्पना से ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि दुनिया में नहीं होती, बट वो चाहता है कि ऐसी हो और उसी कल्पना के बेसिस पे हमारा समाज सुधरता है। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो उसने 4 ऐसी प्रिंट बनाई जो विजुअल्स बनाए 4 प्रिंट्स के। अब उसने क्या किया कि उसने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को उसमें दर्शाया। एक ऐसा मैप बनाया जिसमें उसने डेमोक्रेसी को दिखाया और सोशल रिपब्लिक को दिखाया। अब उसका क्या था, अब उसमें इसने दिखाया कि पीपल ऑफ यूरोप और अमेरिका, मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस उसमें मार्च कर रहे हैं एक लंबी कतार में। ये फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ये सारे जो मार्च कर रहे हैं कतार में खड़े हुए, वो किसको जाके प्रेस कर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या दर्शा रहा है कि लिबर्टी को दर्शा रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है लिबरल हो चुका है, आज़ाद है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही पढ़ा था कि जो लुई 16 था, जो कि मोनार्क था, वो नहीं चाहता था कि पब्लिक के पास जो है पावर जाए, डेमोक्रेसी आए। तो कितने रेवोल्यूशंस और रिवोल्ट्स हुए थे, हर क्लास ने करा था। और जो पेजेंट्स थे उन्होंने कैसे मूवमेंट चलाए थे ताकि उनको उनके राइट्स मिल सकें। और स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में गया, रशिया में गया और फिर इंडिया में भी लोगों को जब मालूम पड़ा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है, लेनिन कौन है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी फ़िलॉसफ़ी को पढ़ के, हालाँकि इंडियन फ़िलॉसफ़ी बहुत ही बढ़िया फ़िलॉसफ़ी है, बट हमने कुछ-कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो थे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे, हम गुलाम थे उनके। और धीरे-धीरे चीज़ें बदली और इंडिया में भी आज़ादी आई। तो आपके इस फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 4 पे राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ नेशन? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर होता है कि नेशन क्या है, नेशन क्या है? कई सारे फिलोसफर्स ने अपनी-अपनी भाषाओं में अपनी-अपनी जो इमेजिनेशन है, अपनी जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग बताया कि नेशन क्या होता है, क्या नहीं है। तो उस समय पे एक एक इंसान थे, एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे फ्रांस के, जिनका नाम था अर्नस्ट रेनन। अब उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, यूनिवर्सिटी का नाम था सोरबॉन।
ये बात है 1882 की। अब उन्होंने जाके लेक्चर दिया और उन्होंने पहले तो क्रिटिसाइज किया कि अब तक जो भी लोग हैं जो कहते हैं नेशन क्या है, नेशन इनके अकॉर्डिंग होता है कि एक जो प्लेस है या एक रीजन है जो कि साथ मिलजुल के एक रीजन बना है जिसके अंदर सेम लैंग्वेज होती है या सेम रिलीजन होता है या सेम रेस है, टेरिटरी है। उसने कहा भाई नहीं, रॉन्ग, नेशन ये नहीं होता है। उसके हिसाब से उसने अपनी फिलॉसफी, अपने अंडरस्टैंडिंग हिसाब से लोगों को यकीन दिलाया और बताया कि भाई एक नेशन वो होता है जब उस जगह के, उस प्लेस के जो लोग हैं उन्होंने एक लॉन्ग टाइम तक एंडिवोर्स करे, यानी कि एक स्ट्रगल पीरियड को फेस किया है और उन स्ट्रगल से बाहर निकल के आए। मैं वो लाइन पढ़ के बताता हूँ। अ नेशन इज द culmination of a long past of endeavors, sacrifice and devotion। ये कह रहे हैं जब तक लोग साथ मिलके उनके एंडिवोर्स एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। अब जैसे कि कुछ लोग चाहेंगे कि नहीं नहीं अमीर लोगों का भला हो, कुछ लोग चाहेंगे नहीं नहीं गरीब लोगों को भला हो, कोई चाहेगा कि नहीं हिंदुओं का देश होना चाहिए, कोई मुस्लिम का देश होना चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर भी सब लोग मिलजुल के जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे तब जाके देश आज़ाद हुआ था और तब जाके हमें आज़ादी मिली थी और ये कंट्री एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी। तो सेम अर्न्स्ट रेनन ने भी यही कहा कि भाई जो आप देख रहे हो एक हीरोइक पास्ट होना चाहिए, लोगों ने स्ट्रगल पीरियड फेस किया होना चाहिए, वहाँ पे कुछ हीरोज होने चाहिए। हीरोज मतलब कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम फाइटर्स होते हैं या फिर वो लीडर्स जो देश को एकजुट करने के लिए अपनी अपनी जान तक दे देते हैं, ऐसा पास्ट होगा और वो एक तरीके की सोच रखेंगे, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, तब जाके वो एक नेशन बिल्ड होता है। अब अगला टॉपिक जो है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब ये क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ द नेशन? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, सब जानते हैं जो कि ये रेवोल्यूशन और जो नेशन बिल्डिंग की जो पहली थॉट थी वो कहाँ से आई है? फ्रांस से आई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है, जो कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और इससे पहले जो था फ्रांस एक कंप्लीट मोनार्की था, इनकी सारी पावर किसके हाथ में थी? उसके राजा के हाथ में थी। राजा कौन था? लुई द 16। अब उनका आइडिया यही था कि ये पावर कन्वर्ट हो जाए और एक ऐसी बॉडी बने जो कि सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दे और उनके बारे में सोचा जाए, ना कि एक सिर्फ राजा के बारे में सोचा जाए। क्योंकि अगर आपको बोलेंगे आपको जान देना है फॉर अ किंग, अब क्यों किसी इंसान के लिए अपनी जान देंगे जो कि सारी पावर्स को, सारे पैसे को अकेले इंजॉय कर रहा है। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि आपको अपनी धरती माता के लिए या फिर अपनी भारत माता के लिए या आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां के लिए अपनी जान देनी है, शहादत देनी है या फिर उनके अपनी कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करना है, तब जाके आप ज्यादा मोटिवेट होंगे और कुछ करेंगे, राइट? अब क्या था, ये जो पूरा आइडिया था किसके अराउंड घूम रहा था? द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटोयन। इसका मतलब है द फादरलैंड एंड द सिटीजन, कि ये सब लोग क्यों कर रहे हैं? अपने फादरलैंड के लिए कर रहे हैं और सिटीजन्स अपने 100% देने के लिए तैयार है कि हम अपनी कंट्री के लिए, अपने फादरलैंड के लिए जान दे देंगे या फिर हम इसको आज़ाद कराएंगे फ्रॉम द रूल ऑफ मोनार्की। अब देखो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था हम भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये सही हुआ कि मोनार्की से हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम ऑलरेडी गुलाम थे। वो जो राजा महाराजा थे वो खुद गुलाम बन चुके थे, उनके हाथ में पावर्स चली गई थी, उनके पास भी कुछ बचा नहीं था। अब उसके बाद क्या किया? उनका मेन मकसद ये था कि एक कॉमन यूनाइटेड कम्युनिटी बनाई जाए और सब लोग जो है इक्वल राइट्स को एंजॉय करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी रेस या किसी भी जेंडर या फिर किसी भी उससे बिलोंग करते हैं, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं। वहाँ तो क्लासेस होती थी। अब उन्होंने अपना एक नया फ्लैग बनाया जो कि ट्राई कलर का था। वॉज चूजन टू रिप्लेस अ फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करा के नया फ्लैग बना। और द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। उन्होंने अपनी एक असेंबली बनाई और उस असेंबली का नाम ये रखा गया नेशनल असेंबली, और उसके तहत उन्होंने अपना स्टेट जनरल खुद चुना जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, जो कि जनता की सहायता के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए इलेक्ट हुआ था। नई नई हिम्स बनाई गई, कंपोज की गई, नई नई कस्में खाई अपने देश के लिए, और जो लोग भी शहादत मिली थी उन लोगों के लिए प्रे किया गया, उनको रिस्पेक्ट दी गई कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए या फिर सब सिटीजन्स की लिबर्टी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और देश की के भले के लिए काम किया। अब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बनाया इन लोगों ने,
अब the internal customs duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. नए नए सिस्टम, जो पुराने सिस्टम थे उनको हटा दिया गया, जो डेट्स थे उन्हें हटा दिया गया और एक नए सिस्टम बनाए गए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने रहे थ्रू आउट द नेशन, उनकी पूरी कंट्री के अंदर। अब पहले जो भी डायलेक्ट थे, रीजनल डायलेक्ट, उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को अपनी जो कॉमन लैंग्वेज बना दी गई अपने नेशन की, जैसे कि मातृभाषा होती है, कि ये इनकी नेशनल लैंग्वेज बन गई। फ्रांस में सब लोग फ्रेंच ही बोलेंगे, रीजनल डायलेक्ट को साइड में करा है, क्योंकि बोलियां और भाषा में फ़र्क होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हरियाणवी एक बोली है, भाषा नहीं है। हिंदी एक भाषा है, क्योंकि हिंदी की खुद की लिपि होती है। अब जब ये न्यूज़ फ्रांस से जो फ्रांस में जो भी इवेंट्स हुए, जब अलग-अलग सिटीज़ में गई, अलग-अलग यूरोप के अलग-अलग पार्ट्स में गई, तो स्टूडेंट्स और जो मेंबर्स थे वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली के, वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक हुए और उन्होंने अपना एक क्लब बनाया, जिस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। और वो जो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी और कैंपेन्स थे, और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो आगे जाके फैलाई, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया और उसके तहत एक आर्मी बनाई। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। और वहाँ जाके उन्होंने ये जो नेशन बिल्डिंग का आइडिया है वो और लोगों तक फैलाया और लोगों को बताया, उनको बताया कि भाई ऐसे भी एक सिस्टम हो सकता है जहाँ पे आप लोग फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो, इक्वालिटी को एंजॉय कर सकते हो।